लीगल एजुकेशन की बात होता है। स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन so that every common citizen have the right to know about the due process of the court of law, और जो भी जजमेंट दिया जाता है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। तो लीगल एजुकेशन की बात होता है तो इंडिया में एनएलयूज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है रिगार्डिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो वहां से पढ़ते हैं, बाकी फिर हाई पेइंग जॉब में जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। हार्वर्ड लॉ फेमस है वर्ल्ड वाइड, जिंदल ग्लोबल लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, यूएस रैंकिंग में 250 रैंक पे आते हैं लॉ स्कूल वर्ल्ड वाइड। तो लीगल एजुकेशन इज रेगुलेटेड बाय, ये एक बार सर्च करना कि आई थिंक बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई और करते हैं। जैसे मेडिकल एजुकेशन में बात है तो एमसीआई करते हैं। बार एंड काउंसिल करती है इसको। बार काउंसिल करते हैं ना, उनका क्वेश्चन पूछा था एजुकेशन भी और एडवोकेट्स का कंडक्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल क्या है ओवरऑल, अगर पता है प्रोफेसर? स्टैट्यूटरी बॉडी है मेड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। वही है कि बार काउंसिल रेगुलेटिंग जो है, legal education in India, and any institution imparting legal education must be approved by the Bar Council of India. हम्म इसके अलावा जो बार काउंसिल है वो एडवोकेट्स के ऊपर उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनकी जो प्रैक्टिस है उनका लाइसेंस देती है। तो जो भी लॉयर्स होते हैं जब वो एडवोकेट बनते हैं, जब बार काउंसिल से परफॉर्मेंस का और प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस लेते हैं। और इसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो खाली एडवोकेट ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उनको भी असिस्ट करती है पॉलिसी एंड लीगल मैटर्स के ऊपर। हम्म ठीक है। तो ओवरऑल दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे लीगल एजुकेशन को बढ़ाए इंडिया में, उनका स्टैंडर्ड कैसे सेट करे। क्योंकि क्वेश्चन उठता है कि इतने सारे लीगल स्कूल है इंडिया में, लेकिन रिसर्च पे फोकस कम है। हम लोग जो भी यूज करते हैं वर्ड्स, सुओ मोटू टाइप वर्ड्स होता है, ये सब सब लैटिन, सब यूएस वेस्टर्न कंट्रीज से। अपने जो लोकल लीगल लैंग्वेजेस है उसको प्रमोट नहीं करते। डीकोनाइजेशन की बात होता है उसे प्रमोट नहीं, रिसर्च पर बात नहीं होता है। 800 जो जर्नल्स है इट इज, लेकिन बेरली हैंडफुल आर इंडियन लॉ जर्नल। तो ये दिखाते हैं देयर इज अ पुअर लेवल ऑफ रिसर्च इन इंडियन लॉ स्कूल। तो इसको प्रमोट करने के लिए देयर शुड बी अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोशन अमंग द स्टूडेंट। कैसे आप सोच सकते हो, लीगल इंटरप्रिटेशन वर्ड्स का, लैंग्वेज का कैसे कर सकते हो, इसको प्रमोट करने के लिए देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग इकोसिस्टम प्रमोट करने के लिए। एमओयू साइन कर सकते हो विद द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हार्वर्ड लॉ इन एनएलयू के साथ, या बाकी बॉस्टन हो गया, हार्वर्ड हो गया, बाकी जो लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल लॉ कोर्सेज इन करिकुलम इंक्रीजिंग द स्टूडेंट एक्सपोजर डिफरेंट लीगल सिस्टम। मल्टी डायमेंशनल व्यू होना चाहिए। आईपीआर के साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस के साथ साथ बाकी सिविल में देख सकते हैं। तो उससे एक व्यू पॉइंट बड़ा हो सकता है, वाइडर हो सकता है रिगार्डिंग सोसाइटी। और क्या कर सकते हैं? तो अपार्ट फ्रॉम अबव 2 to 3 एरियाज की लीडरशिप पोजीशन यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में पैशनेट, कैरिज्मेटिक, विजनरी एकेडमिशियन को होना चाहिए, रादर देन ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज, या फिर बोलते हैं कि प्रोफेसर प्रोफेसर एकेडमिक्स में आते हैं उनको प्रमोट, ताकि देयर इज अ ओवरऑल हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द प्रोफेसर बोथ वे। टॉप डाउन मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन ऑर्डर और फोकस करें, बस पढ़ा रहे हो। देयर शुड बी इंटरेक्शन थिंकिंग। फिर नो अमाउंट ऑफ मनी और पर्क्स कैन ओवरकम सच प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी। तो टैलेंटेड प्रोफेसर का होना जरूरी है। इंसेंटिव देना चाहिए, जो भी एकेडमिशियन है दे आर प्रोमोटिंग द पेपर रिसर्च पेपर इन दिस फील्ड। कल्चर और लीगल रिसर्च इसको प्रमोट करना चाहिए फॉर द एकेडमिक फ्रीडम मॉडल विदाउट एनी फियर। अब ऐसा क्या होता है इंडिया में कि अगर आर्टिकल 370 पर क्वेश्चन उठाता है कि इट इज नॉट वेल विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई रिसर्च किया कि ऐसा क्यों नहीं, और उसका एम्पेरिकल एविडेंस के हिसाब से दिया, तो उस पर सीबीआई का हुआ था केस, और आईबी के लोग पहुंच गए थे अशोक सिटी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रमोट अ फ्री
free safe space for the healthy interaction, for the promotion of the democratic sentiment at the low grassroots level. तभी जाके आप ओवरऑल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा या बेस्ट लीगल इंटरप्रिटेशन होगा वो सोसाइटी में आ सकता है, किसी चीज के लिए भी, चाहे वो डीक्रिमिनेशन ऑफ 377 रहे, चाहे सबरीमाला से इशू से रिलेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड से रहे, तो डर, बिना डर के वो रिश्ते पेपर कर सकता है। तो इसे प्रमोट और ऐड करने प्रवेश। ये सोचे आई विल ऐड टैली लो आता है यहाँ पे, जहाँ कानूनी जानकारी और सहायता के लिए सूचना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। ये ई इंटरेक्शन रहते हैं जो सामान्य सेवा केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो इनको प्रमोट करने के लिए क्या गया, टैली लो 2.0 यहाँ पे न्याय बंधु को लाया गया है, जहाँ पर कि 1 लाख ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर उद्यमियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील पैनलों को नियुक्त किया गया जो इससे संबंधित जानकारी साझा करेंगे। उससे अलग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वकील रहते हैं उनके पास जहाँ पे ट्रेनिंग ली जाती है, जहाँ पर कि जजेस को जाने की अनुमति है लेकिन वकीलों के पास नहीं है, तो वो वकीलों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए, जहाँ से वो प्रशिक्षण लेके तभी अपना लॉ प्रैक्टिस कर सके। ले लो। ठीक। मोदी इनवाइट्स कतार रूलर टू विजिट इंडिया। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, हु इज द रूलर ऑफ कतार। तो शेख तमीम बिन हमद अल थानी। दोहा में। और रिसेंटली कतार लीगल अथॉरिटी हैव फ्रीड 8 इंडियन नेवी veteran who were accused of Alice Pine case for Israel and Mossad. They were given death sentence by the lower court October 23। और इंडिया का जो क्वाइट डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी के कारण ही देर इज अ renewed relationship with Qatar and freeing of the 8 Indian Navy veterans. So they are talking about cooperation in key sector, trade, investment, technology, culture। और गैस पाइपलाइन के भी रिन्यू किया गया डील, क्योंकि इंडिया इज 45% डिपेंडेंट ऑन कतार ऑन द LNG। दैट इज शेख तमीम बिन हामिद। We have discussed कि सुप्रीम कोर्ट हैव डायरेक्टली सेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैनिफेस्टली आर्बिट्री, मैनिफेस्टली आर्बिट्री एग्जैक्ट वर्ड इट कैन बी रिटन। बिल्कुल। और इट ऑल्सो सेज दैट वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंड इज वॉलेटेड। पता ही नहीं चलता है वोटर को कौन किसको पैसा दे रहे, कितना दे रहे, नहीं पता चलता है। दूसरा, देर इज नो कैप ऑन द कॉर्पोरेट फंडिंग। उससे देर इज चांस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, कि आप लॉस में भी है तब भी आप वोट कर पैसा दे सकते हो, फंडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट में फंडिंग कर सकते हो, या तो पूरा 100% प्रॉफिट को फंड कर सकते हो। तो ये दिखाता है कि इट विल मिस यूज। क्यों? क्योंकि कोई एक सेल कंपनी का यूज हो सकता है इसे कर। तो ब्लैंकेट एनोनिमिटी ये सही नहीं है। इट ऑल्सो वायलेट द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन 1919 टेकन डिसीजन। क्विड प्रो क्रो, ये वर्ड भूल रहे थे। तो कल्चर ऑफ क्विड प्रो को हो सकता है कि आज मैंने फंडिंग कर दिया 200 करोड़, बाद में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक माइनिंग मिल गया, माइनिंग एक्टिविटी इन उड़ीसा या कहीं पर। तो क्विड प्रो को पूरे फंड आप कर दिए, बाद में आपको मिल जाएगा कुछ। तो ये प्रमोट करता है कल्चर एनोनिमिटी इन फंडिंग। अनरिस्ट्रेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉर्पोरेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अनरिस्ट्रेंट पूरे फंड कर सकते हैं, बिग बिजनेस हाउसेस फंड कर सकते हैं, फॉरेन डोनेशन भी हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट हैव सेड दैट बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैव गॉट फॉरेन फंडिंग वॉलेटिंग इन द स्पिरिट ऑफ द FCRA 1976, 2016 में। और फिर अमेंडमेंट किया गया कि आप ले सकते हो फॉरेन फंडिंग। RTA के अंदर भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। तो ओवरऑल क्या दिखाता है कि देर इज अ ह्यूज मनी पॉलिटिक्स नेक्सस। इट विल बी डिटरमिनेंटल फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। जो डिस्कस बैकग्राउंड किया, 1718 में लाया गया था इलेक्ट्रो बॉन्ड बाय अमेंडिंग द FCRA कंपनीज एक्ट। और बाकी सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसी के थ्रू होता है।
57 of the total electoral bond is collected by the बीजेपी, बाकी सब पार्टी है फिर। और कंट्रीब्यूशन से क्या एक घाटा है कि इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लेजिस्लेचर। लॉबिंग, जो हम लोग के क्वेश्चन भी पूछा गया था जीएस से पिट्टू, लॉबिंग स्पिरिट इंडिया में लीगल नहीं है, वो यूएस में। अब एक तरह से इसको बोल रहे हैं कि लॉबिंग बिहाइंड द कर्टेन्स, ऐसा वर्ड, कि आप सामने लॉबिंग नहीं कर रहे, पीछे से कर रहे हैं, और कोई प्रो का मैकेनिज्म हो सकता है, इसलिए इट इज नॉट सुटेबल। Ability of the company to influence the electoral process, the political contribution is higher. Here we can also take the note of Shri Arun Jaitley, who was the ex-finance minister of India. He proposed to amend the RBI Act 1934 because the RBI at that moment was not releasing the money to the government, which is a compulsion on the RBI as far as the Banking Regulation Act and the RBI Act is concerned. So Arun Jaitley proposed to amend the act to facilitate the issuance of electoral bond by the banks for the purpose of political funding. And now the Supreme Court has said that we are declaring the electoral bond as unconstitutional to ensure the monumental defense of the democracy. Yes. तो पूरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है, 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रली एंड वॉलेटिव आर्टिकल 14 19, फिर पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस, क्रोनी कैपिटलिज्म, चॉइस ऑफ वोटिंग इम्पैक्ट होता है, प्राइवेसी, इट इज इम्पैक्टिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो यहाँ प्राइवेसी जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल दे आर अकाउंटेबल टू द कॉमन सिटीजन। इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटी एक्ट 2015 2005 और आर्टिकल 19 के अंदर। तो ये कितने सारे, अब बस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ हो। वी हैव डिस्कस कि कैसे क्विड प्रो को यूज होता है बाय द कंपनीज, और एक तरह से लॉबिंग बिहाइंड द कर्टेन। और दूसरा कि ये जब फंडिंग होता है पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल एमपी जो होते हैं वो एक तरह से उनका रोल कम हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का रोल बढ़ जाता है फॉर द इलेक्शन। जो भी प्रोमिस इंडिविजुअल एमपी बोल देते हैं फॉर द सिटीजन, उनका कम होता है, क्योंकि वो डिपेंड हो जाते हैं पूरे फंडिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते इलेक्शन में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जब भी GS2 में बात होता है कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये एनजीओ नहीं है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी का पार्ट है, ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इंडिया, उसमें जो चेंजेस आना चाहिए तो इनका रोल इंपॉर्टेंट है फॉर हाईलाइटिंग द डेटास, और अकाउंटेबल करते हैं गवर्नमेंट को और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम द लेंस ऑफ द पब्लिक। बीजेपी के पास 755% मिला था अभी तक में इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। पार्टीज इन पावर गॉट हाईएस्ट शेयर, ऑब्वियस बात है कि हर एक स्टेट में जो पार्टी पावर में उनको मिलेगा, सेंटर में जो पार्टी पावर उनको मिलेगा बाय द कॉर्पोरेट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बिग कंपनी एमएनसी है, दे हैव द डेटा कि वोटर जो है वो क्या सर्च करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट में क्या सर्च करते हैं, गूगल में क्या सर्च करते हैं, और स्टेट के पास डेटा होता है विद रिगार्डिंग टू द वोटर बेस, कास्ट उनका क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहते हैं, कितना एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो अगर ये दोनों मिल जाएगा तो कितना हैम्पर हो सकता है ओवरऑल ओपिनियन, देयर माइंड विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जो कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट। और सुबह आई हैड अ क्वेश्चन। जैसे इस वाले में बात हो रही है कि
जो प्राइवेसी है वो हैम्पर होएगी अगर पता लग गया कि इंडिविजुअल्स का या ग्रुप्स का क्या पॉलिटिकल बिलीफ है। और जैसे अभी ऑर्डर दिया है कि जितनी भी डिटेल्स हैं अब तक में जो हुई हैं वो जैसे पब्लिक करी जाएंगी, जैसे ईसी को दी जाएंगी वो, और फिर बाद में वो डलेंगी भी। तो क्या तब फिर प्राइवेसी हैम्पर नहीं होएगी? ये बात, वो प्राइवेसी की बात, वो बात नहीं हो रहा है रिगार्डिंग वोटर डेटा। वो डिफरेंट है। ये बात हो रहा है कि कोई फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है हम्म। या फिर इन्फोसिस है, वो अगर फंडिंग कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना पब्लिक को किसको फंड कर रहे हैं सबसे ज्यादा। हो सकता है ना कि वो कांग्रेस या बीजेपी को किसी को फंड कर होंगे, तो उनका दिखेगा बायसनेस इन द पॉलिसीज। तो वो भी बात लिखा हुआ है, आपको राइट टू कीप पॉलिटिकल एफिलिएशन अवे फ्रॉम द स्टेट इंट्रूशन, कि आप थोड़ा डिफरेंसेस रखिए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सरसाइज फ्रीली इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेसी। फॉर्मिंग पॉलिटिकल बिलीफ एंड ओपिनियन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, और the states could misuse the information of the people's political belief to suppress dissent, discriminate in giving employment and subjecting such people to trolls. तो नेक्सस जो हो जाएगा दोनों के बीच में, कॉर्पोरेट और इसमें, और खुद स्टेट का भी, तो इसी कारण एक प्रॉब्लम हो सकता है डेटा सर्विलेंस। और एंड दूसरा बात है, प्लस जैसे वाली प्रेरणा सिर्फ एक एक और। ही चीज है। प्रेरणा इसको हम्म। समझने वाली सिर्फ एक ही चीज है। आप पैसा हम्म। लो, आप कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन आप दिखा दो ना कितना पैसा किसने दिया है, सबके सामने आ लोगों को जाएगा। पता चल जाएगा ना फिर, लोगों को पता चल हम्म। जाएगा कि हाँ ठीक है। ऐसे यूएस में होता है, यूएस में एग्जैक्ट डेटा रहता है कि फेसबुक, हम्म। ट्विटर, टेस्ला, सबका कितना वोट है। तो अधिकतर जो इस बार जो हुआ था 90 से 85, 80, 70, 65, सब डेमोक्रेटिक पार्टी। और बाकी जो बचा, जो मोस्टली एमएनसी थे, जो बिग डेटा थे, सब डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो इस्टेब्लिश मैंडेट थे, स्टील पावर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर या फिर ऑयल कंपनी, सब रिपब्लिकन। तो ऐसे एग्जैक्ट डेटा था ऑनलाइन पूरा, कितने परसेंटेज जो लोग काम करते इतना वोट मिला। वोट नहीं मतलब फंडिंग कहाँ की है। तो और वैसे इंडिया जैसे में जो ये एक क्वेश्चन था, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये 2018 में आई थी जनवरी में। तो इससे पहले तक क्या सिस्टम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? एक तो ट्रस्ट थी, तो मतलब वो कैसे फंक्शन करती थी, उसके अलावा क्या प्रोसेसेस है? जैसे हम बोलते हैं ना कि डायरेक्टली कैश से भी होता था पहले, अब तो जैसे पहले हो बैंक रहा का भाई, कर। कैश दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, कोई डेटा ही नहीं था कि कितना पैसा कहाँ से आता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कल एक फायदा हुआ कि पता चल गया कि किसको कितने पैसे कलेक्ट होते हैं। बस कितने पैसे कलेक्ट होते हैं इतना पता है। तो जो पार्टी पार्टी इन पावर थे वो बोलते हैं कितना सही है ये, कि कम से कम पता तो चल रहा है कितने फंडिंग मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कहाँ से मिल रहा है ये नहीं पता अभी भी, कौन दे रहा है ये भी नहीं पता। फिर डिवीजन ऑफ पार्टीज, एग्जैक्ट पार्टी और जिसको जहां से मिल रहा है वो भी नहीं पता। और फिर डिफरेंट अलग एरिया, सेल कंपनी को यूज हो सकता है इसमें, ऑर्नामेंटरी तो अभी भी है। तो ये सब एक्स्ट्रा तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, वैसे वैसे देर इज मोर डिमांड ऑन द राइट्स। तो पहले लोग को जरूरत ही नहीं था, डिमांड था लेकिन वैसा डायरेक्टली नहीं था कि पता होना चाहिए। पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं, आया उसको रेक्टिफाई पता करने के लिए होना उसके। पता होना चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इट रिमूव्ड इट रिमूव्ड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कंपनीज ऑल्सो, कि कंपनी उससे पहले लिमिटेड था। इतना कंपनी का अगर टर्नओवर इतना है, प्रॉफिट इतना है किसी कंपनी का, 70.5%। यस सर, पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का 7.5%। दे सकते थे वो। अब आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, अब उन पे कोई लगाव, कोई लगाम, कोई दबाव नहीं। मतलब इन द सेंस कि कितना मर्जी जो मर्जी पैसा दे, जिसको जो मर्जी देना है वो दे दो। तो ये बात तो सही है, लेकिन सूचना का अधिकार, संवैधानिकता का अधिकार, जो मतदाता का जो अधिकार है, वो भी तो अधिकार है। मतदाता को जानने का अधिकार है पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पार्टी पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कब निकाला पार्टी ने वो पैसा। तो इट इज ए काइंड ऑफ ए नेक्सस विच वॉज देयर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड यू कैन से द बिजनेस क्लास, या फिर आप कहिए कि इंडस्ट्रियल क्लास। तो उसको क्वेश्चन करने की बात। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जनता पहले अवेयर नहीं थी, जनता बेबस थी। हाँ सर। लोकपाल मिलना अच्छा। चाहिए था, आना चाहिए था लोकपाल, और आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ सर। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा इसको, और उस एंगल से देखिए। यस सर। तो
apart from that, court order will ensure level playing field in election. क्योंकि no wonder the parties in power are getting more and more funding. 95% of the funding under this scheme is received by बीजेपी, ऐसे बोलते हैं. 57 ओवरऑल. हर एक स्टेट पार्टी में भी अगर स्टेट का देखा जाए तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर को मिलता है सबसे ज्यादा. तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम लोग डिस्कस कर लिए, पिछले 3 लिखा हुआ था पॉइंट कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए या स्टेट इलेक्शन एक फंड होना चाहिए. वहां से फिर आप डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्टी इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तीसरा वाकई जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है उसको चलाना चाहिए, लेकिन आप ओपन कर दे, ट्रांसपेरेंट बना दीजिए इसको 3 तरीके से. तब एंड तो ऑल्सो एक एस्पेक्ट इसमें ये भी आ सकता है कि लूप होल्स भी तो हो सकते हैं. अभी जैसे एसबीआई के थ्रू ये हो रहा है बॉन्ड्स का, तो ये भी तो हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट, उनको पता हो कि डिटेल्स वगैरह क्या, कि कितना कहाँ से इशू हो रहा है ये सब, और जो वैसे पब्लिक है उनको नहीं पता. यस. तो अब डिस्कस की प्रोपोर्शनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कितने प्राइवेसी होना चाहिए और कितने ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन उठता है, जिसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन में बोलते हैं. कितने प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, कितने ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर देखा है कि प्राइवेसी ज्यादा ही हुआ एंड इट इज डिटरमेंटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इसलिए इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. The interference, voters' right to know about the political funding. Right to information only operates against the information in the possession, knowledge of the state. It cannot operate for seeking information not in the knowledge of the possession of the state. On the issue of national security, public interest में हो सकता है, लेकिन करप्शन है, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस है, तो वहां पर राइट टू नो बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आरटी एक्ट में भी देर इज अ एग्जेम्पशन और देर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो हर एक फील्ड. तो डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी. एथिकल डिलेमा, जीएस पेपर 4. बैलेंसिंग ऑफ राइट्स. लिखा हुआ कि द वोटर्स राइट टू नो सुपरसीड्स अनोमिनिटी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग. क्योंकि वोटर को पता ही नहीं रहा है कहाँ से फंडिंग मिल रहा है, तो उनका जो एक राइट है कि कैसे वोट देंगे, किस आधार पर देंगे, तो वो हैम्पर करता है. पॉलिसीज क्या हो सकता है गवर्नमेंट का, वो उन्हें पूरा पता चलेगा ही नहीं. लेकिन तो इसलिए तो अमेंडमेंट 3 की लॉ दैट एससी हैज स्ट्रक डाउन. तो उसमें किया गया था 17 में फाइनेंस एक्ट 2017 के अलावा रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स 61, 23, 2013 ए कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था. और 7.5 पहले था कि एवरेज प्रॉफिट तभी आप कर सकते हो पिछले 3 साल में, अब 0, कितने भी कर, लॉस मेकिंग भी कर सकते हो, पूरे पैसा दे सकते हो, 100% प्रॉफिट दे सकते हो, अनलिमिटेड. तो बोलता है अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन, अनरिस्ट्रेंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस हो सकता है. आप उसमें बोला है कि 20,000 से अबव जो होगा इट विल हैव नेम एंड एड्रेसेस. इसमें वो हटा दिया गया, 2,000 कर दिया गया सर. तो इसमें फाइनेंस एक्ट ने बात किया, आरपी एक्ट 1951 कि जो भी कंट्रीब्यूशन है हायर देन 20,000 रुपीज, आपको बताना चाहिए कि कहाँ से मिला, इंडिविजुअल और कंपनी से. तो फाइनेंस एक्ट में क्या किया गया कि 20,000 बोला गया, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिला है ना तो बताने की जरूरत नहीं है, इट वुड नॉट अप्लाई डोनेशन रिसीव टू द इलेक्ट्रल बॉन्ड. सुप्रीम कोर्ट बोले कि बैलेंसिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और राइट टू इन्फॉर्मेशन सुपरसीड द अनोमिनिटी इन द पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग. तो तीनों एक्ट को उन्होंने एक तरह से इट वॉज स्ट्रक डाउन. और आरबीआई का भी अपना रोल रहा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कि अगर सेल कंपनी यूज हो रहा है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी इम्पैक्ट होता है, इट इम्पैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ दैट.
और बाहर से फंडिंग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट कैन लीड टू द इंटरनेशनल कॉपरेशन और पार्टी से नेक्सेस। बाहर से जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो अब बात होता है कि अब हम लोग चर्चा कर लिए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट क्या कहना था, कैसे हुआ, मैकेनिज्म, फिर फ्रेमवर्क, कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिए। अब आते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ है। रेगुलेटिंग द पॉलिटिकल फंडिंग रूल्स अराउंड द वर्ल्ड, बाकी जगह में कैसे, कुछ कुछ जगह में कि कंपनी सिटीजन हैव बीन बैंड फ्रॉम मेकिंग डोनेशन। यूएस फेडरल लॉ इम्पोज डिफरेंट कंट्रीब्यूशन लिमिट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर, हर के लिए अलग अलग है यूएस में। यूके में क्या है कि कुछ कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट अलाउड टू स्पेंड मोर देन एक्स अमाउंट पर सीट। यहाँ तो कितना ही पैसा खर्च करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल पर है यहाँ पर। आरपी एक्ट में इंडिविजुअल पर आप इतना से इतना खर्च कर सकते हो एमपी इलेक्शन में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई कैप नहीं है। आप इसमें 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हो दिल्ली इलेक्शन में, दिल्ली का स्पेसिफिक लोकसभा इलेक्शन में कितने भी खर्च कर सकते हो। तो एक हो गया यूके का बात करें, यूएस का बात करें। अब पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शन कहाँ है, जर्मनी में। पार्टीज रिसीव पब्लिक फंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें कहाँ से मिलता है, पास्ट इलेक्शन क्या क्या उनका रहा है परसेंटेज, मेंबरशिप फीस और प्राइवेट सोर्सेस। फिर स्टेट बैक जो स्पेशल स्टेट फंडिंग होता है, इट इज गिवन टू द पार्टीज, पार्टी एफिलिएट पॉलिटिक्स थिंक टैंक। एक वर्ड होता है डेमोक्रेसी वाउचर, एक यूज किया गया इन लोकल इलेक्शन इन यूएस। फिर डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द यूज ऑफ गुड प्रोको अरेंजमेंट। अ डोनर में फियर रेट्रीब्यूशन एक्सटॉर्शन बाय पार्टी इन पावर। हो सकता है ना कोई अगर इस साल कोई पार्टी ये पार्टी पावर में, तो उनको फंडिंग मिल गई, अगले साल कोई और आ जाएंगे, तो हो सकता है दूसरे वाले पार्टी जो होंगे, इट विल लीड टू द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट दैट कंपनी। तो इसी कारण फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्टिंग डोनर इट वॉज मेड अनोनिमस, लेकिन इसको मिसयूज भी किया जा रहा है। चिलियन एक्सपेरिमेंट, रिजर्व्ड कंट्रीब्यूशन वर्ड, उसमें बोला गया कि डोनर्स कुड ट्रांसफर electoral service the money they wish to donate to parties. Electoral service would then forward the sum to the party without revealing the donor's identity. तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है चिलियन इलेक्टोरल सर्विस, वहां से फिर आप पैसा दे सकते हो आपको। तो ओवरऑल हर एक जगह का, यूएस का बात कर ले, यूके का बात कर ले, जर्मनी का बात कर ले, तो तीन ही काफी है। तो इसमें लिखा है कि देयर शुड बी अ लेजिटिमेट पब्लिक फंडिंग का भी बात हो सकता है, और दूसरा कि जो राइट टू नो अबाउट द डोनेशन और प्राइवेसी, इसको बैलेंस करना जरूरी है। लार्ज डोनेशन को कैप कर सकते हैं, और देयर शुड बी कैपिंग ऑन द पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर, या स्टेट फंडिंग में दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल देयर इज नो डोनेशन लिमिट ऑन द इंडिविजुअल, नो लीगल एक्सपेंडिचर लिमिट ऑन द पार्टी इंडिया में से। We have discussed this one, Ladakh unrest. Why did Kosovo face delay in Schengen approval? तो Schengen क्या है? It is a visa free access zone in Europe. फ्री मूवमेंट कर सकते हो, घूम सकते हो हर एक कंट्री के अंदर में विदाउट एनी वीजा। सिटीजन ऑफ कोसोवो कैन एंटर द Schengen एज टूरिस्ट फॉर 90 days विदाउट विद इन 180। तो बहुत सारे पेंडिंग था, क्योंकि इस कोसोवो बाकी जो कंट्री ना बाल्कन कंट्रीज है, तो पहले यूगोस्लाविया के पार्ट थे वो, मोस्टली सर्बिया कोसोवो बाकी। और दूसरा कि कोसोवो एक तरीके से पार्ट ऑफ द सर्बिया, और कोसोवो बात करते हैं कि दे वांट इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया। टुडे 23 और 27 ईयू स्टेट आर पार्ट ऑफ द पासपोर्ट फ्री जोन एक्सेप्ट साइप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया, आयरलैंड। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे आर नॉट इन ईयू
but are inside the Schengen area. Important fact. तो एडवांटेजेस क्या है बॉर्डर फ्री, कि देर इज अ बॉर्डर फ्री, बॉर्डरलेस एरिया, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंबल फॉर यूरोपियन इंटीग्रेशन। उनका रोल था, लॉन्ग सोच था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि टू मेक द यूरोपियन जोन फ्री फ्रॉम वॉर। दैट इज वाई दे adopted the policy of the trade, economic integration, socially, culture, etc. तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर एक कंट्री के अंदर में थोड़ा राइट विंग शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, एंड दे आर एंटी इमिग्रेंट। तो जो असाइलम सीकर होते हैं, आते अफ्रीकन जगह जगह से, मोरक्को से आते, थ्रू द सी बोट, मोटर बोट। इटली में भी देयर इज इशू। तो हर जगह फार राइट जी हर जगह फार राइट का इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पहली बार नॉर्वे में डच, इटली हो गए, फिर जर्मन हो गए, एफडी जर्मन हो गए, फिर फ्रांस में भी जो मैरी लिपेन, उनका भी राइज हुआ इसी कारण, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट द sovereignty of the country as opposed to European Union standard and their interference into the local politics. तो मोर सॉवरेंटी का बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स, रोनाल्डो का 2024वां का पहला गोल अल नसार 1-0 से जीते क्रिस्टियानो रोनाल्डो। We have completed today. Thank you everyone. We will take a new set of articles for intense discussion due to the answer.